हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपने भी अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी इस डायलॉग के साथ काटी है? मछली के साथ दूध कभी मत खाना, चमड़े का ये हाल हो जाएगा। और क्या आप भी उनमें से हो जो इसका जवाब जानना चाहता है मगर एक्सपेरिमेंट करने से डरता है? तो टेंशन मत लो, मैं बिना एक्सपेरिमेंट के ही आपको इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले के जमाने में डॉक्टर्स बिना प्रेगा न्यूज के औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, इसका फैसला फीमेल माइस के एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग से बताते थे। शॉक्ड? वेल डोंट बी, क्योंकि इन सब एक्सपेरिमेंट से शॉकिंग तो ये है कि इंग्लैंड में टट्टी को डिस्प्ले करने के लिए पूरा का पूरा म्यूजियम ही खोल रखा है। जी हाँ, अब उन्होंने वो क्यों किया और क्या सोच के किया, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं इन आवर टुडेस वंडरफुल फैक्ट की बातें एपिसोड। लेट्स गेट ऑन विद फैक्ट नंबर 1। मीटिंग के पहले गर्लफ्रेंड ने की दूसरी सेटिंग। सो भाई लोग, मैं बात कर रहा हूँ जेरेमी द स्नेल की, जिसकी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ही बेचारे की काट गई। कैसे? जेरेमी एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा हुआ था, जिससे बेचारे का शेल और मीटिंग एपैरेटस उल्टे डायरेक्शन में था। यानी जेरेमी सिर्फ किसी लेफ्ट ट्विस्टिंग स्नेल के साथ ही मेट कर सकता था। अब जेरेमी को तो लगा ही कि उसका कुछ नहीं होगा, पर ऐसे में उसकी लाइफ में दो मसीहा आए। पहले एक रिटायर्ड साइंटिस्ट जिसने उसे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम भेज दिया, और दूसरे डॉक्टर एंगस डेविसन, जिन्होंने जेरेमी को इंटरनेशनली वायरल करके बेचारे की गर्लफ्रेंड की सेटिंग शुरू कर दी। और ये तलाश रंग लाई। दो लेफ्टी स्नेल्स को नॉटिंघम यूनिवर्सिटी भेजा गया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो इससे पहले कि हमारा हीरो अपनी दुल्हनिया ले जाता, ये दोनों लेफ्टी स्नेल्स ने आपस में सेटिंग करके 170 बेबीज को जन्म दे दिया। और बेचारा जेरेमी वो 11 अक्टूबर 2017 को अपने देह को त्याग कर भगवान को प्यारा हो गया। परंतु पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि कहानी का ट्विस्ट ये है कि जेरेमी ने मरने से कुछ वक्त पहले ही परम सुख का आनंद उठा लिया था, और इसका खुलासा उसके मरने के बाद हुआ। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। जेरेमी के होते होते रह गई गर्लफ्रेंड ने कुछ ही समय बाद 56 लिटर जेरेमीज को जन्म दी, और अंत में हुआ प्लॉट ट्विस्ट किसी मूवी के स्टोरी से कम थी क्या? नंबर 2, टिप टिप भी ना बरसा पानी। अब फ्रेंड्स, क्या आप अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखने के लिए ब्रेक आने तक अपने सुसु पॉटी को रोक के रखते हो? अगर हाँ तो सावधान, इससे पानी की शॉर्टेज हो सकती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। बात है 1969 की, जब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ और उनके रॉयल परिवार की रॉयल फैमिली डॉक्यूमेंट्री पहली बार टीवी पर दिखाई जा रही है, जिसके जरिए वो अपने फैमिली को ह्यूमनाइज करना चाहते थे कि लोग भी उनके फैमिली के साथ ह्यूमनली कनेक्ट कर सके। और खुद उनके ब्रिटेन में 30 मिलियन व्यूअर्स एक साथ डॉक्यूमेंट्री देखने बैठ गए। पर जितनी धूम इस डॉक्यूमेंट्री ने मचाई, उससे भी ज्यादा धूम इस बात ने मचाई कि अपने अपने घरों में बैठे लोग 110 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 2 मिनट का ब्रेक आते ही अपनी तशरीफ पकड़कर ऐसे बाथरूम में भागे, और सबने एक साथ मिलके जो ऐसा टॉयलेट फ्लश मारा कि एक दो शहर नहीं बल्कि पूरा ब्रिटेन उस समय के लिए पानी की शॉर्टेज में आ गया। और ये पूरा किस्सा दुनिया भर में रॉयल फ्लश के नाम से मशहूर हो गया। अब एक मिनट, अगला फैक्ट ये कहता है कि आप अपना परफेक्ट शू साइज ढूंढ सकते हो बस एक एक्सरे की मदद से। Weird, right? नंबर 3, परफेक्ट शू साइज ढूंढिए एक्सरे मशीन की मदद से। बात 1950s की है, जब परफेक्ट शू साइज ढूंढने के लिए लोग मम्मी की सलाह नहीं बल्कि एक्सरे मशीन्स की रिपोर्ट में भरोसा करते थे। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन शू स्टोर्स में पावरफुल एक्सरे मशीन्स नजर आते थे, जहां बच्चे, बूढ़े, अंकल, आंटी सभी लोग जूते पहनते थे एंड देन उन मशीन्स में पैर घुसा देते थे, और मशीन्स में नजर आता था कि पैर की हड्डियों और शूज के एजेस के बीच में कितनी स्पेस है, एंड इफ स्पेस कम या ज्यादा हो तो उसको कौन से साइज की जरूरत होगी, इस बात का पता लगाया जाता था। Yes, I know, it was such a waste of technology. शायद यही वजह होगी कि वो मशीन्स फिर फ्यूचर में बंद हो गए और आज कहीं भी आपको नजर नहीं आते। आज के जमाने में आपकी मम्मी की सलाह ही काफी है। नंबर 4, चूहे बोले बधाई हो। हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई लोग, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 20th सेंचुरी तक यूज होने वाले उस प्रेगनेंसी टेस्टिंग की जिसका रिजल्ट चूहों से पता चलता था। पर जो बेचारे चूहे ये खुशखबरी दुनिया के सामने लाया करते थे, उन्हीं चूहों का जीवन उनसे छीन लिया जाता था। कैसे? प्रेगनेंसी जानने की अजीबोगरीब प्रथा 1928 में जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट सेल्मर एस्टेम और बर्नार्ड ज़ोंडेक ने शुरू की थी, जिन्हें ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, जो वुमेन में सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त ही प्रोड्यूस होता है, इसके लेवल्स की जानकारी चूहों की टेस्टिंग से की जाती थी।
क्योंकि ये लोग उस दौर में फीमेल प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए पहले यंग फीमेल माइस में प्रेग्नेंट माने जाने वाली फीमेल का यूरिन इंजेक्ट करते थे और फिर उन चूहों को मारकर उन्हें चीर फाड़ कर देखते थे कि वो ओव्यूलेट हो रही है या नहीं। अगर हाँ, यानी कि फीमेल यूरिन में HCG है और वो प्रेग्नेंट भी है, और अगर नहीं तो नो प्रेगनेंसी। लेकिन इंसानों के जुल्म का कोई अंत ही नहीं है, और तभी तो चूहों के बाद ये टेस्ट रैबिट्स और फ्रॉग्स जैसे जानवरों में भी किया जाने लगा। और आज के जमाने में शुक्र है सिर्फ प्रेगा न्यूज ही काफी है। नंबर 5, शक्ल देखकर कबूतर समझा हीरो है अपन हीरो। जब बात जानवरों की हो तो हम बस ह्यूमन सोल्जर्स का ही सोचते हैं, और हमारी उसी सोच को बदलने के लिए 1998 में जन्म लिया चेरामी नाम के एक कबूतर ने, जिसने बड़े होते ही 600 आर्मी सिग्नल कॉर्प्स पिजन की फौज में अपना नाम लिखवा लिया। बट वेट अ मिनट, 600 कबूतरों की फौज? व्हाई? वेल, why not? It was 1998. World War I चल रहा था, and as we all know, टेक्नोलॉजी की रफ्तार उतनी अभी तक पिकअप नहीं ली थी, तो तब कबूतर ही तो उड़ान भरते थे। जब जर्मन्स द्वारा हेवी बम्बार्डमेंट की वजह से कुछ अमेरिकन ट्रूप्स जुदा हो गए थे, तब अमेरिकन मेजर चार्ल्स विटलसी ने एक एक करके हेल्प का मैसेज कबूतरों के पैरों पर बांधकर उन्हें उड़ाना चालू कर दिया। बट यस, ये गोलियों की आवाज थी, और इस जर्मन स्नाइपर के गोलियों के शिकार बन गए थे 599 कबूतर। और जी हाँ, बस एक कबूतर बचा था अपना सिंघम सा जिगरा लिए, चेरामी, जिसने फिर अपने पंख खोल के पिक्चर में एंट्री मारी, और एंट्री को ग्रैंड एंट्री में बदला जर्मन स्नाइपर्स के बरसाती गोलियों ने, जिससे चेरामी ने बचने की तो काफी कोशिश की, बट फिर अंत में उसके चेस्ट में भी गोली लग गई और वो जमीन पर जा गिरा सोल्जर्स की आखिरी होप के साथ। लेकिन उसने हार फिर भी नहीं मानी, अपने पंख खोले और फिर से उस दर्द के साथ उड़ान भरी और अपने मिशन को पूरा किया। और बस कुछ इसी तरह उस जानबाज कबूतर ने 200 सोल्जर्स की जानें बचाई, जिसके बाद वुंड्स की वजह से उसकी मौत हो गई, बट नॉट अंटिल ही वाज अवॉर्डेड विद क्रोइक डे गर्ड, फ्रांस's हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। नंबर 6, नाजी सोडा। कार्तिक आर्यन से लेकर श्रुति हासन और माधुरी से लेकर सारा का एक ही है नारा, फैंटा है फेवरेट ड्रिंक हमारा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैंटा असल में एक नाजी सोडा है। यस, और इस नाजी सोडा का इन्वेंशन कोका कोला डचलैंड के हेड मैक्स कीथ ने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, जब यूएस ने नाजी जर्मनी पर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे कोका कोला का एक्सपोर्ट वहां पर पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। तो बस मैक्स ने अपने दिमाग को दौड़ाया, बीट शुगर, वे और एप्पल पोमेस जैसे बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, जिससे लोगों को टेस्टी यम्मी सोडा मिल पाए, उनकी कमाई पर आंच भी ना आए। और कितने सफल हुए ये, वो आज फैंटा के मोर देन 200 फ्लेवर्स चीख चीख कर बता रहे हैं। नंबर 7, प्रेसिडेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन इजरायली ना होते हुए भी ऑलमोस्ट इजराइल के प्रेसिडेंट बनने वाले थे? जी हाँ, सही सुना आपने। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल का प्रेसिडेंट बनने के लिए चुना गया था। आइंस्टाइन ज्यूइश तो थे, पर वो इजराइल के नहीं जर्मनी के रहवासी थे। पर इजराइल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आइंस्टाइन ने खुद इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बहुत ही काइंडली डिक्लाइन करते हुए ये कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के प्रॉब्लम से डील करने में लगा दी, तो इसीलिए उन्हें लोगों से डील करना नहीं आता, और ना उनके पास ऐसी कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कंडक्ट कर पाए। पर अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता? तो शायद साइंस के फील्ड में इतने एडवांसमेंट नहीं हुए होते, या फिर हुए होते। Who knows? What do you think? कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है फ्रेंड्स। नंबर 8, अकेले अकेले। ये वही है जिसको नहीं है जरूरत मर्दों की, क्योंकि मैक्सिकन व्हिपटेल लिजर्ड्स की वो प्रजाति है जिनमें रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस से होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा नेचुरल फॉर्म जिसमें एम्ब्रियोज अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से बिना स्पर्म के डेवलप और ग्रो होते हैं। और ये प्रजाति जिसमें से फीमेल्स है, वो मिड समर में करीबन 4 अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले करती है, जो कुछ 8 हफ्तों में हैच होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल प्रजाति होने से ये परम सुख का सुख भोगने से वंचित रह जाती है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपनी फीमेल सखी सहेली के साथ ही डेटिंग टू मेटिंग की सेटिंग कर लेती है, जिसके चलते इन्हें इनका कॉमन निकनेम लेस्बियन लिजर्ड्स भी मिला है। और साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये बिहेवियर उनके ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। नंबर 9, हीरे मोती की रेस में अब टट्टी भी हिस्सा लेगा। इफ मैं आपको म्यूजियम बोलूं तो आपके मन में क्या आता है? म्यूजियम्स में पड़े एंटीक्स, हीरे मोती, एक्सपेंसिव ज्वेलरी एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? बट वहीं इंग्लैंड में बसे आइल ऑफ वाइट के लोगों को म्यूजियम का नाम सुनते ही पुप की याद आती है।
जी हाँ, सच है, क्योंकि वहां पर बसता है द नेशनल पू म्यूजियम, जिसका मकसद बस एक ही है कि ह्यूमंस का जो ह्यूमन पू देखकर मुंह बिगड़ता है ना, बातें सुनकर जो चिड़चिड़ाहट महसूस होती है ना, वैसे ही सारे टैबूज को एलिमिनेट करना। यही तो वजह है कि उस म्यूजियम में पूस को डिस्प्ले और कंजर्व किया जाता है। प्लस वहां पर सेलिब्रिटीज के भी पूस को एक्सेप्ट और कॉमन मैन के पू के डोनेशन को भी एक्सेप्ट किया जाता है। शी ना ना ना, बट चिड़ो मत, नहीं तो म्यूजियम का टैबू हटाने का मकसद कैसे पूरा होगा। नंबर 10, फिश के साथ नो मिल्क की विश। बेटा, चिकन के बाद नो मिल्क, फिश के बाद नो मिल्क, वरना स्किन डिजीज हो जाएगी। जैसे डायलॉग आपने भी अपनी मम्मी, नानी या दादी से जरूर सुने होंगे। और इसके पीछे का रीजन दिया जाता है कि आयुर्वेदा कहता है कि विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। पर क्या आखिर इसके पीछे कोई साइंस है या फिर ये बस एक मान्यता या सुपरस्टिशन है? वेल, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों को एक साथ खाना आपको तभी ही अवॉइड करना चाहिए जब आपको इससे एलर्जी हो, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं होती। बट टॉकिंग अबाउट स्किन प्रॉब्लम, सो वेल, ये जो स्किन डिजीजेस होते हैं जिसमें आपके बॉडी में पैचेस हो जाते हैं, इन्हें हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं या फिर विटिलिगो कहते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में इन्हें एल्बिनिज्म कहा जाता है, जहां पे आपका पूरा बॉडी ही डीपिगमेंट हो जाता है। अब ये डिजीज जो होती है वो मेलानोसोम्स यानी कि मेलानिन, जो कलर क्रिएट करने वाले सेल्स होते हैं आपके बॉडी में, उनके डेफिशिएंसी या डेथ के वजह से होता है, जिसके पीछे जेनेटिक रीजंस होते हैं, ना कि आपकी फूड हैबिट्स। सो या एक रिसर्च किया गया था जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने मिल्क और फिश को साथ में कंज्यूम किया था और ऐसी कोई भी स्किन प्रॉब्लम सामने नहीं आई। इनफैक्ट कितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज के तो डिशेस हैं जिसमें फिश और मिल्क को साथ में प्रिपेयर किया जाता है और वो कई सदियों से इसको कंज्यूम करते आ रहे हैं। ये मिथ आपको सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और कुछ एशियन कंट्रीज में ही मिलेगा, और वेस्टर्न लोगों के लिए तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स अपने डिशेस में हैंड टू हैंड जाते हैं। सो क्या उनके स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? सो या फ्रेंड्स, वी हैव दिस ऑन रिसर्च एंड साइंस हैज प्रूव्ड इट कि इससे कि फिश और मिल्क का साथ में सेवन करने से कुछ नहीं होता। और एट द एंड डोंट फॉरगेट, आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और आप कोई भी चीज साथ में खाओ तो पेट में जाके सब कुछ मिक्स होना ही है और सभी चीज को एसिड से पास होना ही है। So yeah, it doesn't make sense. So उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि क्या सुपरस्टिशन है और साइंस क्या कहता है। Now you know that this is a fact की बातें एपिसोड, और एंड में क्या होता है? रिडल। मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास नहीं है, और वो सवाल है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब तुम कभी भी हाँ में नहीं दे सकते? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी इसका सही जवाब देगा उसे मेरी तरफ से मिलेगा एक हार्ट। एंड विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इस वीडियो ने अंधविश्वास को दूर किया, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना, ताकि आगे आने वाली ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रह सके। स्टे क्यूरियस गाइस, लाइक बेबीज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।